इटली का एकीकरण। तो आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इटली के एकीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे आई हैव डिस्कस्ड ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के एकीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे पहली बात की जो इस यूनिट से, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वह इस तरह से बनते हैं कि इटली के एकीकरण में मैज़नी, काबूल और गैरिबाल्डी का क्या कंट्रीब्यूशन था, है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग 3-4 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात कि ये 19वीं शताब्दी, 90th सेंचुरी की मिड में एक तरीके से इस समस्या जो है अस्तित्व में आई थी 19th सेंचुरी के बिगनिंग में, और एंड में इसका यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ था। तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी, और उस डिफ़िकल्टीज़ को मैज़नी ने, काबूर ने और गैरिबाल्डी ने, और पीडमॉन्ट का शासक जो था विक्टर एमेनुअल द्वितीय, उसके नेतृत्व में कैसे इटली का एकीकरण कंप्लीट हुआ था, इसके लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इटली जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में जो इटली की समस्याएं हमें दिखाई पड़ रही हैं, सबसे बड़ी जो समस्या है वह है कि लैक ऑफ यूनिटी, एकता का अभाव है। इटली कई प्रांतों में विभक्त था और उनमें एकता का अभाव था। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा अवरोधक था इटली के एकीकरण में, उसके यूनिफिकेशन में, क्योंकि उसके कई क्षेत्रों पर उसका अधिकार था और वह किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता था और जो है इटली को एकीकृत होने देना नहीं चाहता था। इसके अलावा जो था, भौगोलिक समस्याएं थी, कई आर्थिक समस्याएं भी थी, प्रशासनिक समस्याएं भी थी। तो ये सारी जो समस्याएं थी, इसके कारण इटली जो है अपने एकीकरण के पहले एक तरीके से कह सकते हैं कि उनमें लैक ऑफ यूनिटी थी, कई भागों में विभक्त था, और सबसे बड़ा अवरोधक जो था ऑस्ट्रिया था। और नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की क्रांति के आदर्श को, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना थी, उसको पूरे विश्व में एक मैसेज जो दिया था, और यह मैसेज इटली सहित तमाम यूरोपीय देशों में भी गया था। और जब नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली पर इटली के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और जब उसे फ्रांस में मिलाने की कोशिश की,
तो हम देखते हैं कि नेपोलियन के पतन के साथ ही जो वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन का डिक्लाइन होता है, इटली वासियों के मन मस्तिष्क में जो एकता और जो राष्ट्रीयता की भावना थी, जिसको फ्रांस की क्रांति ने मूर्त रूप दिया था, उससे प्रेरित होकर के उन्होंने स्वयं को एकीकृत करने का फैसला किया और इस दिशा में उन्होंने प्रयास किया और एक गुप्त संस्था जो है उसको क्रिएट किया, जिसका नाम था कार्बोनरी। मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, आप देखिएगा। दिख रहा है आपको? हेलो, नो सर। स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है ना? स्क्रीन में आप ये देखिए, दिख रहा होगा, वाइट वाइट दिख रहा है? हाँ, ठीक है। मैं बताइएगा। एक संस्था थी कार्बोनरी, ठीक है? दिख रहा है? दिख नहीं रहा है? ओके। हाँ, बताइएगा। दिख रहा है अब? कार्बोनरी लिखा दिख रहा है? हैं? बोलो। हाँ, तो ये जो है एक कार्बोनरी संस्था जो है, गुप्त संस्था क्रिएट की गई। सबसे पहले इस दिशा में प्रयास हुआ और लोगों ने जो है स्वयं को एकजुट करके इटली को एकीकृत करने का फैसला लेते हैं। लेकिन वाटरलू के युद्ध के बाद 1815 में हम देखते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वियना कॉन्फ्रेंस होता है, सम्मेलन होता है। इसमें जो है पुनः जो इटली के बारे में निर्णय लिया गया, वो इटली के लिए बड़ा ही हृदय विदारक था और समस्याएं उत्पन्न करने वाला था। इटली को पुनः 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। ये आप देख रही हैं, ये उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिण इटली, ठीक है? ये 3 भागों में इटली को विभाजित कर दिया गया वियना कॉन्फ्रेंस में 1815 में। यह एक प्रकार से इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव में आकर के यह कदम उठाया गया था और ऑस्ट्रिया किसी भी परिस्थिति में, जैसा मैंने बताया, नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण संपन्न हो। अब जो मैंने आपको बताया कि ये 3 भाग जो थे वियना कॉन्फ्रेंस के बाद से, ये उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी में कहा गया ये लोम्बार्डी,
एंड वेनेशिया, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। दूसरा जो है पोप। तीसरा जो है वह आपका सिसिली और नेपल्स। ठीक है। ये वियना कांग्रेस के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुआ 1815 में, उसमें ये चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं कि इटली के बारे में ये फैसला लिया गया कि इटली को 3 भागों में बांटा गया। उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिणी इटली। उत्तरी इटली में लोम्बार्डी और वेनेशिया का जो यह क्षेत्र था, वह कहा गया कि यह ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में रहेगा। मध्य इटली का जो क्षेत्र है वह पोप के नियंत्रण में रहेगा, और दक्षिण इटली का जो सिसिली और नेपल्स जो क्षेत्र है वह फ्रांस के बुर्बो वंश के नियंत्रण में रहेगा। फ्रांस के बुर्बो वंश के नियंत्रण में रहेगा। तो इस तरह से ये इटली को वियना कांग्रेस में 3 भागों में बांट करके जो एकीकरण की दिशा में जो नेपोलियन के अंत के बाद से जो राष्ट्रीयता की भावना के से जागृत होकर के इटली वासियों ने जो एक तरीके से प्रयास प्रारंभ किया था, वह जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खत्म हो गया। अब इससे जो है हम देखते हैं कि इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस दिशा में कैसे इटली को 1815 से लेकर के 1871 तक, फ्रॉम 1815 टू 1871 में जाकर के एक तरीके से इटली का एकीकरण पूर्ण होता है। कितने चरण, बेसिकली इसके लिए 3 चरण का 3 स्टेज है। इसमें मैज़नी है, काबूर है और गैरिबाल्डी है ना। इन तीनों का क्या कंट्रीब्यूशन है, किस आधार पर इनके योगदान के माध्यम से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, हम लोग इसके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? हमने आपको लिखा भी है, उसमें हमने बताया था कि वियना कांग्रेस में इटली के बारे में जो फैसला लिया गया वह यह कहा गया कि इटली को 3 भागों में बांट दिया गया, 3 क्षेत्र में, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, है ना। तो उत्तरी इटली में लोम्बार्डी और वेनेशिया का जो क्षेत्र था उसको ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में दे दिया गया। मध्य इटली का जो क्षेत्र था वह पोप के नियंत्रण में दे दिया गया, और दक्षिणी इटली में जो सिसिली और नेपल्स का जो एरिया था वह फ्रांस के नियंत्रण में, यानी फ्रांस में जो शासन बुर्बो वंश की जो सत्ता चल रही उसके नियंत्रण में प्रदान कर दिया गया। तो इस तरह से इसको लेकर के कि कैसे हमें ऑस्ट्रिया के वर्चस्व को समाप्त करना है, कैसे हमें फ्रांस के प्रभाव से मुक्त होना है, कैसे हमें इटली के एकीकरण को पूर्ण करना है, ये तमाम ऐसी बातें थी जिसके लिए प्रयास किया गया। और ये मूल रूप से 3 चरण, 3 स्टेज हैं, जिसमें पहले स्टेज में मैज़नी है, दूसरे स्टेज में आपका काबूर है और तीसरे स्टेज में आपका गैरिबाल्डी है। इन तीनों के सहयोग से, पराक्रम से और पीडमांड के शासक विक्टर एमेनुअल के माध्यम से
यह एकीकरण जो अधूरा था वह 1871 में जाकर के पूर्ण होता है। क्लियर हुआ? ओके। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आप ये देखिएगा, शेयर मैं कर रहा हूँ। ये आपके सामने है लोम्बार्डी और वेनेशिया जो ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में क्षेत्र, मध्य इटली पोप के नियंत्रण में, और दक्षिणी इटली का जो क्षेत्र था, सिसिली और नेपल्स का जो क्षेत्र था, वह फ्रांस के बुर्बो वंश के हाथ में चला गया था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कार्बोनरी एक गुप्त संस्था थी, इसके माध्यम से जो है इटली वासियों के अंदर एकता की भावना को जागृत किया जा रहा था, और इस गुप्त संस्था का जो मैजिनी था, मैजिनी वह जो है इसका मेंबर रह चुका था और काम कर चुका था। 1830 की फ्रांस की क्रांति हुई, उसका भी प्रभाव पड़ा। 1848 की क्रांति हुई फ्रांस की, उसका भी प्रभाव पड़ा। और यह पूरा जो कार्यकाल देख रहे हैं, इस दौरान मेजनी इस पे सक्रिय रहा। उसने इटली वासियों के मन मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना को खूब अच्छे से जो है एक तरीके से संचालित किया। उसका यह कहना कि जो विचारों का जो प्रसार होता है वो शहीदों के खूनों से संचित किया जाता है, और उसने उसका इटली के युवाओं पर जो है अटूट विश्वास था, और इसी कारण उसने एक संस्था बनाई जिसका नाम था यंग इटली, युवक इटली, है ना। क्योंकि उसका ये मानना था कि युवा वर्ग में वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम इटली के अंदर राष्ट्रीयता का खूब अच्छे से प्रसार कर सकते हैं और इटली को एकीकृत कर सकते हैं। ग्रामीण स्तर से लेकर के जो है शहरी स्तर तक इस संस्था के देखते ही देखते 60,000 तक मेंबर्स बन गए। और चूंकि कार्बोनरी से ये जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने इटली के एकीकरण की जो बाधाएं थी उसको खूब अच्छे से समझ रहा था। उसने प्राचीन रोम की वैभव की जनता के सामने रखा कि जिस इटली को हम वर्तमान में देख रहे हैं वह अविभाजित है, वह अपूर्ण है, वह फ्लैगलेस है, वह झंडा विहीन है। न तो कोई राष्ट्रीय हमारी लिपि है, न तो हमारा कोई राष्ट्रीय झंडा है, न तो हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा है, न तो हमारी कोई राष्ट्रीय संस्कृति है। हमारा अतीत ऐसा नहीं रहा है, हमें आगे आना होगा। देन इसी के माध्यम से हम इटली को एकीकृत कर सकते हैं, है ना। तो ये युवा वर्ग में वो ताकत है, उसका विश्वास था कि वो जो है इनके माध्यम से जो हमारे जो कमियां हैं उस कमियों को दूर किया जा सकता है। युवा वर्ग में वो ताकत है कि वह जो है इसको आगे कर सकता है। और 1848 की जो क्रांति हुई, तो इस क्रांति में 1830 की जो क्रांति हो गई उसमें उसको गिरफ्तार किया गया, वो बाहर निकला। तो उसने, जैसा मैंने बताया, यंग इटली संस्था की बनाई और युवाओं
उनका अगर इटली का एकीकरण चाहिए तो नेतृत्व युवा वर्ग के हाथों में दे दो। युवा वर्ग के अंदर वह ताकत है जिसके माध्यम से इटली के एकीकरण को बहुत आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। राष्ट्रीयता की भावना संचालित करने के लिए जरूरी है कि हमें अपने अतीत के प्राचीन रोम के वैभव को समझना होगा कि जिस वर्तमान में हम जी रहे हैं हमारा इतिहास ऐसा नहीं रहा है। हमारा इतिहास बहुत अच्छा रहा है, बहुत वैभवशाली रहा है। इसलिए हमें एकजुट होकर के हमें एक लिए आगे आना होगा और इसके लिए युवा वर्ग नेतृत्व अगर करे तो वह बेहतर तरीके से कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और यही था कि 1848 की जो फ्रांस की क्रांति हो गई उसका प्रभाव भी पड़ा, ऑस्ट्रिया में भी उसका प्रभाव पड़ा। मेटरनिक के खिलाफ विद्रोह हुआ, मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक को सत्ता छोड़कर देश छोड़ करके भागना पड़ा। हालांकि जो आपका लोम्बार्डी और वेनेशिया में जो विद्रोह हो रहे थे उसको ऑस्ट्रिया ने अपने सैन्य ताकत के बल पर कुचल दिया। लेकिन एक बात इससे जरूर समझ में आए कि अगर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा जो अवरोधक है वह है आपका ऑस्ट्रिया, और इसके लिए हमें ऑस्ट्रिया को हमें जो है बाहर करना होगा। तो इस तरह से हम मेज़नी के नेतृत्व में ये देखते हैं कि ये काम किया गया। इसके बाद जो है दूसरा चरण जो आता है वह आपका आता है इसमें पीडमांड, जिसकी मैंने जिक्र किया, पीडमांड का शासक जो था वो विक्टर, आपको दिख रहा है बेटा? दिख रहा है ना? विक्टर इमैनुअल, ठीक है। इसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था और इसी पीडमांड के ही नेतृत्व में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय बहुत ही ईमानदार कर्मठ था, लोकतंत्र में उसका विश्वास था और उसका यह मानना था कि जो है इटली का एकीकरण पूर्ण होना चाहिए और यह संभव है कि अगर हम एकजुट होकर के इस दिशा में प्रयास करें। वह जो है उसकी कर्मठता, उसकी ईमानदारी और उसकी योग्यता से ही प्रभावित होकर के पीडमांड की जनता ने उसको राजा की उपाधि प्रदान किया था और यह जूम द टाइटल ऑफ राजा। और काबूर जो आगे चल करके इसके साथ काम कर रहा है, 1852 में जो है काबूर उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है। 1852 में काबूर जो है प्रधानमंत्री बनता है और वह प्रधानमंत्री बनने के बाद हम देखते हैं कि जो कार्य मेज़नी के काल में अपूर्ण रह गया था उस कार्य को काबूर जो है पूरा करने की कोशिश करता है। जब वो प्रधानमंत्री बनता है, एक सैनिक था और वह मेज़नी के संपर्क में था। वह वैधानिक सत्ता, लीगल सत्ता और इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंग्लैंड था उसमें वह विश्वास करता था, है ना। तो उसके प्रधानमंत्री बनने के बाद उसका ये कॉन्सेप्ट था कि सबसे पहली बात जरूरी है कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर करें ना। और पीडमांड को इसी कारण उसने जो है आर्थिक सुधार की एक रणनीति के अंतर्गत अपना, उसमें कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, वाणिज्य है, उसका डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी रोजगार सृजित हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ।
इन्वेस्टमेंट हुआ, इसके बाद से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए, सेना के क्षेत्र में सुधार किए, अपने आप को सैनिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, प्रशासनिक तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि पूर्ण करने के बाद से विक्टर इमैनुअल जो है, काबूर जो है, बाह्य नीति जो एक्सटर्नल पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उसका मेन जो बेस है, जो उसका थॉट है कि ऑस्ट्रिया जो है इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा अवरोधक है, सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए हमें ऑस्ट्रिया को अलग थलग करने के लिए जरूरी है कि उससे, उसके मित्र राष्ट्रों के साथ जो उसका मित्रवत जो संबंध है उसको कमजोर किया जाए, उसके अगेंस्ट जो राष्ट्र हैं उनसे मित्रता स्थापित की जाए। ऐसा करके हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऑस्ट्रिया को अलग थलग करके हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, इटली के एकीकरण को पूर्ण कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद से, आंतरिक जो है सुधार करने के बाद से, बाह्य जो नीति उसने निर्धारित की उस पर काम करते हुए वह आगे बढ़ता है। और 2 ही वर्ष के अंतराल पर हम देखते हैं कि पूर्वी समस्या को लेकर के, पूर्वी समस्या को लेकर के जो है क्रीमिया का युद्ध ये पीरियड है, इसमें होता है 1854 से लेकर के 1856 तक क्रीमिया का युद्ध होता है। और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच एक अगेंस्ट हैं दोनों एक दूसरे के, और ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक सुनहरा अवसर के रूप में काबूर इसको देखता है। और उसने बिना कुछ समझौते के उसने युद्ध में ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस का साथ देने का निर्णय लिया। ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस का सहयोग करने का निश्चय काबूर ने किया, और इसकी सुखद परिणति भी हुई जब पेरिस की संधि के द्वारा इस युद्ध का अंत हुआ। तो इस बारे में जो समझौते की जो शर्तें थी उसको डिस्कस करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया, जेनेवा में किया गया। और इसमें पीडमांड को भी, काबूर को भी इस सम्मेलन में आयोजित किया गया, जहां पर काबूर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तार्किक तरीके से अपनी बात को रखी और ये बताने का कोशिश किया कि इटली का एकीकरण में जो सबसे बड़ा बाधक है वह ऑस्ट्रिया है, और इटली को विखंडित नहीं रखा जा सकता है। इटली के विकास के लिए, इटली की प्रगति के लिए यह ज़रूरी है कि इटली का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्रीमिया के युद्ध में क्रीमिया के युद्ध के कीचड़ में इटली के एकीकरण का प्रादुर्भाव हुआ था। अब ये समस्या इटली की समस्या नहीं रही, यह जो है अब एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई, जिसकी निगाह अब जो है पूरे यूरोपीय राष्ट्रों की इस तरफ पड़ी, है ना। अब जो है
फ्रांस इससे प्रभावित हुआ, क्योंकि युद्ध में उसने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट सहयोग किया था, तो उसने इटली का सहयोग करने का निश्चय किया और इटली और फ्रांस के बीच इसी कारण जो है समझौता हुआ, प्लम्बियर्स का समझौता। प्लम्बियर्स का समझौता ये आपका होता है 1858 में प्लम्बियर्स का समझौता ये होता है आपका इटली और फ्रांस के बीच, ठीक है। प्लम्बियर्स का समझौता जो होता है वह इटली और फ्रांस के बीच होता है। क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस के इटली के द्वारा सहयोग करने के बदले में यहाँ पर इटली और फ्रांस के बीच प्लम्बियर्स का समझौता होता है। इस समझौते के द्वारा हमें देखते हैं कि दो बातें कही जाती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 1 कि 2 लाख जो है सैनिक, 2 लाख सैनिक जो है फ्रांस इटली को ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध होने पर सहयोग प्रदान करेगा। यानी ऑस्ट्रिया के खिलाफ अगर इटली युद्ध करता है तो उस युद्ध में फ्रांस सैनिक सहायता करेगा, 2 लाख सैनिक अपनी मदद के लिए देगा। नंबर 1 बात जो इटली के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। नंबर दूसरी बात ये कहा गया कि आपका इसके बदले में इटली फ्रांस को क्या देगा, निस और सेवाय का क्षेत्र देगा, निस और सेवाय का क्षेत्र देगा। यानी कि यह जो प्लम्बियर्स का जो समझौता हुआ यह एक दूसरे के लाभ के लिए हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि कहा जा रहा है कि जब भी इटली ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करेगा तो 2 लाख जो है सैनिक फ्रांस सहयोग प्रदान करेगा ऑस्ट्रिया के खिलाफ। इसके बदले में इटली द्वारा फ्रांस को निस और सेवाय का क्षेत्र देने की बात कही जा रही है। यह आपका प्लम्बियर्स के समझौते के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? ओके, अब आगे देखते चलिएगा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसके बाद जो है, अब जो मूल बात ये रह गई कि अब जब अपने आप को काबूल एक तरीके से स्थिर कर लेता है, जब वह इसको विश्वास जाता है कि फ्रांस जैसा राष्ट्र इटली का अब सहयोग करेगा, तो वह ऑस्ट्रिया के खिलाफ अब युद्ध की रणनीति पर काम करने लगता है। ऑस्ट्रिया के अधिकार में जो क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र जिसका मैंने जिक्र किया था, लोम्बार्डी और वेनेशिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया का जो क्षेत्र था ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में, यहाँ की जनता के द्वारा काबूल के कहने पर ऑस्ट्रिया के खिलाफ बगावत किया जाता है, विद्रोह किया जाता है। और इस विद्रोह के लिए ऑस्ट्रिया किसको जिम्मेदार मानता है? इटली को, काबूल को। तो अब जब ऐसा होता है तो इससे नाराज होकर के बिना देखे हुए ऑस्ट्रिया ने 1859 में इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। उसको इसका अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि ऐसा इटली कर सकता है।
लेकिन रणनीति पर काम कर रहा था काबूल। उसने पहले अपने आर्थिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, फिर फ्रांस जैसे ताकतवर राष्ट्र को अपने साथ ले आया। जब उसे यह विश्वास हो गया कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध होने पर फ्रांस का हमें सहयोग मिलेगा, फिर उसने लोम्बार्डी और वेनेशिया के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया के खिलाफ भड़काया। और इसके लिए ऑस्ट्रिया नहीं तैयार था, लेकिन इसके बावजूद उसने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा होते ही प्लम्बियर्स के समझौते के अंतर्गत फ्रांस के द्वारा इटली को 2 लाख सैनिक मदद के लिए तैयार हो गए। इटली की विजय हो रही थी। इसी बीच ऑस्ट्रिया ने कूटनीतिक चाल चलते हुए फ्रांस को इस युद्ध से अलग रहने के बदले में ये कहा कि हम आपको जो है बहुत कुछ क्षेत्र प्रदान करेंगे, और आप ये सोच लीजिए कि अगर आप इस युद्ध में शामिल होते हैं तो ये आपके लिए भी खतरा है, क्योंकि फ्रांस जो इटली है वो फ्रांस जो उसका सीमा है वो फ्रांस से मिलती जुलती थी, और इटली की प्रगति, इटली का एकीकरण फ्रांस के लिए भी नुकसानदायी हो सकता है। यह बात फ्रांस को समझ में आई और उसने युद्ध के दौरान ही अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि युद्ध में ऑस्ट्रिया की जो है और एक ही ऑस्ट्रिया और इटली के बीच फिर समझौता हुआ। वह समझौता क्या हुआ? यूरिख की संधि के नाम से जाना जाता है। वह समझौता आपका यूरिख की संधि के नाम से जाना जाता है। यह आपका यूरिख की संधि, यह किसके बीच हुई? यह इटली और ऑस्ट्रिया के बीच। यानी जो युद्ध 1858 से शुरू हुआ, फ्रांस के सहयोग से इटली ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध किया और शुरू में फ्रांस शामिल भी रहा, लेकिन उसने बाद में अपने आप को अलग कर लिया। क्यों अलग कर लिया, इसके बारे में अभी हमने आपसे जिक्र किया। इसके बाद यह दोनों के बीच समझौता हो रहा है, यूरिख की संधि, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच। इस समझौते के बाद क्या होता है कि यह निर्धारित किया जाता है कि लोम्बार्डी का जो क्षेत्र है, जो पहले ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था, अब किसके अधीन हो जाएगा? अब वह लोम्बार्डी पीडमांड को दे दिया जाएगा। पीडमांड को दे दिया जाएगा। ठीक है। वेनेशिया जो था अभी भी ऑस्ट्रिया के ही नियंत्रण में रहेगा, और जो प्लम्बियर्स के समझौते के द्वारा जो निस और सेवाएं देने की बात इटली ने फ्रांस को की थी, इसमें यह तय किया गया कि निस और सेवाएं का जो क्षेत्र है वह किसको प्रदान किया जाएगा? वह फ्रांस को प्रदान किया जाएगा। तो ये चीज़ें यूरिख की संधि के द्वारा निकल करके आती हैं। तो अब इस युद्ध का एक लाभ जरूर हुआ, व्यर्थ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोम्बार्डी पर जो ऑस्ट्रिया का अधिकार था, वह अधिकार अब पीडमांड के पास चला गया। अब केवल वेनेशिया का जो क्षेत्र है उस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार शेष बचा था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ बेटा? यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब क्या बच रहा है? अब क्या बचा? अब देखा जाए तो अब बच रहा है, देखा जाए तो अब बच रहा है क्या? वेनेशिया,
मध्य इटली और दक्षिण इटली। ठीक है, अब इतना जो है क्षेत्र बच रहा है जो इटली के अंतर्गत शामिल नहीं है। पीडमांड के ही नेतृत्व में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ है, ध्यान रखना है। अब काबूर ने क्या किया कि मध्य इटली में भी अब उसने मध्य इटली में भी अब उसने आंदोलन हो रहे थे इन सब नीतियों से प्रभावित होकर के। पीडमांड में शामिल होने के लिए आंदोलन हो रहे थे। मध्य इटली के जो भी क्षेत्र थे, चाहे वह आपका मोडेना हो, टस्कनी हो या फिर परमा हो, ये आंदोलन कर रहे थे। इनके आंदोलन करने के पीछे ये था कि ये चाह रहे थे कि पीडमांड में हमें भी शामिल कर लिया जाए, मध्य इटली के जो भी क्षेत्र के राज्य थे। और इसके कारण 1860 में ही जनमत संग्रह हुआ, जनता का मत, और इस जनमत संग्रह के द्वारा इन मध्य इटली के राज्यों ने किसमें शामिल होने का निर्णय लिया? पीडमांड में। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि मध्य इटली भी शामिल हो गया, लोम्बार्डी भी शामिल हो गया। अब क्या बच रहा है? वह बच रहा है आपका वेनेशिया और दक्षिणी इटली और रोम, जिस पर इटली का अधिकार अभी नहीं हो पाया था। क्लियर? आगे बढ़े। हेलो, क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या क्षेत्र बच गया। मूल रूप से बच गया है आपका दक्षिण इटली, रोम और वेनेशिया। ठीक है, दक्षिण इटली में सिसिली और नेपल्स। ठीक है, अब ये इतने क्षेत्र बचे थे और इसके बाद जो है तुम लोगों का क्लास होगा। हेलो, क्लास है तुम लोगों का? चलो ठीक है। इसका अगला जो गैरिबाल्डी का रोल है ये हम आपको बताएंगे।